आइए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, क्या था? दरअसल आप लोगों ने सुना होगा नील की खेती। कौन सी खेती? नील की खेती। नील खेती में होता क्या था कि जब किसी के पास कोई जमीन होती थी, उसमें एक बीघे में उसे 3 कट्ठे नील की खेती करना होता था। कितना? 3 कट्ठे नील की खेती करना होता था। बस यही चीज था चंपारण सत्याग्रह के लिए, यही एक जिम्मेदार था जो 3 कट्ठे नील की खेती होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पर 42 प्रकार के कर लगाए जाते थे। जो कर थे मतलब नील की खेती पे नहीं, जो वहां के किसान थे, किसानों पे 42 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कितने थे? 42 प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब सोचने वाली बात है कि एक से जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, दूसरी तरफ 42 प्रकार के कर लगाए जा रहे थे, किसानों को कुछ नहीं मिलता था। इससे परेशान होकर वहां का एक समृद्ध किसान, जो मतलब जिसमें क्षमता थी, या ऐसे कह सकते हैं जमींदार एक हिसाब का, जो कि किसानों के हित में रहता था, उस व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। उसका नाम था रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ये उठे, मतलब इनके मन में आया कि चलो हम मदद लेते हैं ऐसे लोगों से जो भारत के हित में, या भारतीय राजनेता हैं जो भारत के लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उनके लिए रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यक्ति का चुनाव किया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। दरअसल दिसंबर 1916 में, कब? दिसंबर 1916 में एक लखनऊ, आप लोग लखनऊ जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां हमारे मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी जी बैठते हैं। तो लखनऊ में अधिवेशन था। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक याद रहेगा। दिसंबर 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था। इसमें ये मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे? बाल गंगाधर तिलक की। हमने यहाँ पर बात किया है लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916। तो ये भी देख लो कि इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे। अध्यक्षता जिन्होंने किया था वो थे अंबिका प्रसाद या अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, याद रहेगा। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1916, दिसंबर 1916 लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अब वापस आते हैं फिर से रामचंद्र शुक्ल पर। इन्होंने जब सोचा कि हम जाएं वहां मिलें जाके, तो ये लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ आ गए। यहाँ पर इनकी मुलाकात, मतलब ये मिलने ही आए थे। किससे मिले थे? मिलने आए थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी से मिलने आए थे। इन्होंने सिफारिश किया, मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा करो, हमारे देश में एक सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, या यूं समझ लो कि पूरे देश को भविष्य में वही कंट्रोल करने वाला है, आप उससे मिलिए। इन्होंने बताया कि उनका नाम महात्मा गांधी है। उन्होंने ये भी बताया कि किस हिसाब से नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में युद्ध किया, मतलब सत्याग्रह का प्रयोग करके उनको इससे लाभ, मतलब छुटकारा दिलाया, उनके बारे में बताया, जिससे ये अधिक प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने का तात्पर्य क्या है? महात्मा गांधी का पहला अधिवेशन जो इन्होंने अटेंड किया था वो था लखनऊ अधिवेशन, दिसंबर 1916। क्योंकि महात्मा गांधी आए ही कब थे? महात्मा गांधी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 1915 को जब भारत ही आए थे, तो इसके पहले तो जाहिर सी बात है कि सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिला होगा। इसलिए दिसंबर 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी के बारे में बताया।
कि महात्मा गांधी जी से मिल जाके। अब महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए ये जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इन्हें मना कर दिया कि हम अभी बिजी हैं, समय नहीं है, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अब एक क्रम देखो कि महात्मा गांधी को ये कैसे पटा पाए हैं अपने साथ ले जाने के लिए। अब देखो, पटाने का मतलब आप लोग अपने हिसाब से मन लगाना, ठीक है। महात्मा गांधी के पीछे जहां जहां गए हैं वो देखो, पहला लखनऊ, लखनऊ के बाद महात्मा गांधी कानपुर चले गए, लेकिन ये कानपुर में भी इनका पीछा नहीं छोड़े। कानपुर से ये अहमदाबाद चले गए। कहां चले गए? अहमदाबाद चले गए। रामचंद्र शुक्ल जी अहमदाबाद में भी इनके पीछे पड़े रहे, इनका पीछा नहीं छोड़े। इसके बाद ये कलकत्ता चले गए। कहां चले गए? कलकत्ता चले गए। अब इनके पीछे कलकत्ता तक जब रामचंद्र शुक्ल आ गए तो इनके दृढ़ निश्चय को देख करके, एक तो नरम दिल, दूसरा दृढ़ निश्चय, इससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तब ये इनके साथ, मतलब रामचंद्र शुक्ल के साथ बाल गंगाधर तिलक को साथ में लेकर बिहार के लिए निकलते हैं और बिहार को ये पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल 1917 को ये बिहार पहुंचते हैं। बिहार के किस स्थान पे पहुंचते हैं? उस स्थान का नाम है पटना। क्या है? पटना। अर्थात ये पटना पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल 1917। पटना के बाद मुजफ्फरपुर का, क्या है? मुजफ्फरपुर। पटना पहुंचे। पटना के बाद ये पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर। कहां पहुंचे? मुजफ्फरपुर। यही वो स्थान है जहां पर हमारे पहले राष्ट्रपति, कौन? प्रथम राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे मुलाकात करते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से कहां हुई है? वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कहां से शुरू किया, तो उससे तो ये बहुत जरूरी है कि ये याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार कहां हुई थी? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी। याद रहेगा कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ठीक है। और यहीं पर हजारी प्रसाद से हुई थी, महावीर प्रसाद देसाई से हुई थी। अब बात करते हैं आगे कि जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचे तो इनका स्वागत किसने किया? स्वागत करने वाले थे जेपी कृपलानी। किसने किया था? जेपी कृपलानी। जब महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे तो इनका स्वागत करने वाले कौन थे? जेपी कृपलानी। मुजफ्फरपुर में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी की पहली मुलाकात हुई थी। या राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात मुजफ्फरपुर में किया था। मुजफ्फरपुर जिला बिहार का है। अब बात एक चीज है, कह रहा है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। दूसरा कह रहा है क्यों हुआ था? कारण था नील की खेती। नील की खेती दरअसल दो क्षेत्रों में होती थी, एक था बंगाल, दूसरा था बिहार। जबकि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार और बंगाल 1905 से पहले एक ही देश में, मतलब एक ही क्षेत्र था। इसे 1905 में विभाजित किया गया था, जिसके लिए ही विरोध हुआ था। और 1911 में इसके लिए एक समाधान आया था, लेकिन वो विभाजन को पुनः कैंसिल नहीं कर सका था। छोड़िए, अब हम बात करते हैं कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की। अब यहीं पर इन्होंने इसके लिए घोषणा किया। और ये अब एक चीज देखने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर अभी कहां पर है? ये मुजफ्फरपुर में है। महात्मा गांधी ने रामचंद्र शुक्ल से कहा कि ऐसा करो, आप हमारे पीछे पीछे मत रहिए, हमको आ ही गए तो आना भी है, वहां तक आना है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी को मुजफ्फरपुर में छोड़कर चले गए और कहां पहुंच गए? चंपारण पहुंच गए। चंपारण क्यों पहुंचे थे? ताकि महात्मा गांधी जी आ रहे थे तो वहां पर जाहिर सी बात है
आंदोलन होता, लोगों से देखभाल करना था या लोगों को देखना था, इसके लिए क्या करना था, वहां पर पहले से व्यवस्था करना था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में इन्हें छोड़कर चंपारण चले गए। और महात्मा गांधी चंपारण जब पहुंचे हैं उस समय 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहां पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, चंपारण। ये क्या है, बिहार का एक जिला है, याद रहेगा। यहां पर महात्मा गांधी पहुंचे। अब बात देखने वाली है कि क्या महात्मा गांधी सीधे पहुंच गए, नहीं। एक व्यक्ति था जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी को, माना यार दोस्त नहीं है लेकिन पढ़ा होगा आप लोगों ने, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो था, इनका क्या मतलब था, दरअसल जो गणेश शंकर विद्यार्थी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जब इन्होंने देखा कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये बराबर महात्मा गांधी के पीछे पड़े हुए हैं कि चलिए हमको एक दिन का समय दीजिए, हमारे यहाँ जो समस्या है उस पर थोड़ा सा अमल कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि किस प्रकार से समस्या हो रही है, हम लोग सामना कर रहे हैं, इतना कर है, इतनी खेती जबरन करवाई जा रही है, जमींदार जो है वहाँ के या ठेकेदार हैं वो जबरन खेत अपने अधिकार में ले रखे हैं, ये सब। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी से 1917 में कहा था कि एक बार आप चले जाइए और जाके वहां पर देख लीजिए कि क्या समस्या है, कैसा क्या है। तो इनके कहने पर, अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, किसके कहने पर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का साथ देने के लिए सोचा था, वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, याद रहेगा। या फिर कह सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के आग्रह पर ही या इनके कहने पर महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल के साथ चंपारण गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, क्या हुआ। तो दरअसल इन्होंने पहले ही बता दिया था सत्याग्रह का अर्थ क्या है, कि जिस बल में आत्मा का बल निहित होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है, वही सत्याग्रह होता है। इसी के आधार पर इन्होंने उसे जीता। और ये महात्मा गांधी की पहली विजय थी भारत में। कैसी विजय थी, ये पहली विजय थी, पहली विजय थी भारत में। और इसी ने महात्मा गांधी को भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि बिना अहिंसा के, और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक तो अहिंसा नहीं हुई, क्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, और दूसरा था इन्होंने कांग्रेस का सहयोग भी नहीं लिया, कांग्रेस का सहयोग भी नहीं लिया। आप ध्यान देने वाली बात है, ना कांग्रेस का सहयोग लिया, ना ही हिंसा किया, सिर्फ अहिंसा के बल पर इन्होंने इस युद्ध को जीता था। अर्थात चंपारण के लिए नील की खेती जो करवाई जा रही थी, इस पर लगाम लगाया गया। तो इनसे परेशान होकर वहां पर एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिसका सदस्य महात्मा गांधी को भी रखा गया। उसके तहत किसानों को जो लाभ प्राप्त हुए हैं वो कुछ इस प्रकार थे कि सबसे पहले जो आडंबर रहित कर थे, ठीक, उन्हें निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आडंबर रहित कर निरस्त कर दिए गए। आडंबर रहित कर निरस्त कर दिए गए, याद रहेगा। अब इसके बाद जो किसान थे, ठेकेदारों के तहत, मतलब किसानों की खेती थी, उन पर ठेकेदारों ने या जमींदारों ने कब्जा कर लिया था, वो भूमि छुड़ाकर पुनः किसानों को दे दी गई। अर्थात किसान अपनी भूमि के स्वामी बने, भूमि के स्वामी बने, याद रहेगा, किसान अपनी भूमि के स्वामी बने। इसके अतिरिक्त एक और लाभ प्राप्त हुआ था, वो था कि जो व्यक्ति या जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है वो कर नहीं देंगे। क्या था, जो किसान कर देने में सक्षम नहीं थे,
थे वो कर नहीं देंगे। 3 प्रकार की ये शर्तें लाई गई थी। पहली थी कि जो आडंबर रहित कर है, कर मैंने कितने बताया, उसमें कितने लागू थे, 42 प्रकार के कर, पहले लिख दिया यहाँ पर 42 प्रकार के कर लागू थे। ठीक है, तो उन्हीं करों में बहुत से ऐसे थे जो आडंबर रहित कर थे, जैसे कि कोई भी मंदिर जाता था, धार्मिक कर अलग हुआ, लेकिन मंदिर जाने का अलग से कर पड़ता था। किसान बीज लाता था, बीज का अलग से कर पड़ता था। कटाई का अलग से पड़ता था, बुआई का अलग से पड़ता था। इस प्रकार से बहुत से कर थे जो आडंबर रहित थे, इनको कैंसिल किया गया और आडंबर रहित कर निरस्त कर दिया गया। फिर किसान जिन पर नील की खेती करते थे, जबरन करवाई जाती थी। किसान की कुछ भूमि या पूरी भूमि जमींदार या ठेकेदार अपने पास रख लेते थे। क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने उस भूमि को किसानों को वापस करवा दी, याद रहेगा। अब इसके बाद जो समृद्ध किसान नहीं थे, अर्थात जिनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कर दे सके, ऐसे किसानों के लिए जो कर था वो माफ कर दिया गया। कह दिया गया कि तुम अब से कर नहीं दोगे। इसी उपलक्ष्य में या फिर इसी के क्रम में समझ लो 2017 में, कब, 2017 में 2017 में कितने समय हो गया, 1917 2017, मतलब 100 साल हो गया। तो 2017 में सरकार ने शताब्दी चंपारण सत्याग्रह, शताब्दी चंपारण सत्याग्रह के 3 डाक टिकट चलाए गए। कितने टिकट चलाए गए थे, 3 डाक टिकट चलाए गए थे के 3 डाक टिकट चलाए गए। याद रहेगा कि कितने डाक टिकट चलाए गए, 3 डाक टिकट चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, 2017 में। जाहिर सी बात है इसका नाम शताब्दी चंपारण इसलिए रखा, पहली बात तो चंपारण सत्याग्रह है। अब बात आती है कि सर इसका चंपारण सत्याग्रह क्यों रखा, क्योंकि भारत की भूमि पर महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, इसीलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह रख दिया। या यूं कह सकते हैं भारत में पहला, मतलब भारत में सत्याग्रह की जन्मदाता भूमि कौन है, तो उत्तर होगा चंपारण। याद रहेगा। तो कितने प्रकार की टिकट चलाई गई थी, 3 प्रकार की। ये कौन सी टिकट थी, डाक टिकट थी। याद रहेगा। जो टिकट है वो हम आपको दे रहे हैं, वो देख लेना। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ आपके लिए है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।